Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे वह है राज्यसभा इलेक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के बारे में पूरे डिटेल में बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में आता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम पूरा इलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, और इलेक्शन प्रोसेस में पूरा एक एक डिटेल में आपको बताऊंगा कि राज्यसभा का इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो फेडरल स्ट्रक्चर है। वहाँ पे स्टेट और लोग उन दोनों को इक्वल पावर देने की कोशिश की गई है। तो ये हमारी पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा, इसके 2 हाउस है। जो लोकसभा होता है, ये आपको मैंने बताया था, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब जो पीपल्स होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करती है। और जो राज्यसभा है वो स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंट करती है। तो जो लोकसभा है वो जो स्टेट पब्लिक जो है, जो लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करती है, और राज्यसभा जो है स्टेट का इनडायरेक्ट। अब इंडिया में इलेक्शन 2 तरीके से होते हैं। सबसे पहला है, 2 तरीके से इलेक्शन होते हैं। एक कहते हैं हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। 2 तरीके से इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में 4 इलेक्शन होते हैं अपने इंडिया में। लोकसभा इलेक्शन, दूसरा विधानसभा, जिसको कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव भी बोलते हैं। तीसरा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पालिका जो बोलते हैं। कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जब महानगर पालिका होती है, बड़े स्टेट जो बड़ी सिटी होती है वहाँ पे महानगर पालिका होती है, और जो छोटे सिटी होते हैं वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और है नगर पंचायत या पंचायत के चुनाव। ये 4 तरीके के इलेक्शन, कई ग्राम पंचायत और ये सब भी होते हैं, लेकिन मेनली ये 4 इलेक्शन है जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जहाँ पब्लिक, जो लोग हैं, जो हम लोग वोटर्स होते हैं, वो डायरेक्टली वोट जाके करते हैं, डायरेक्टली वोट जाके वोट दे देते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन का भी बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, और जब हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपको पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि लोकसभा, विधानसभा, ये सब इलेक्शन के बारे में। लेकिन आज हमारा टोटल ध्यान राज्यसभा पे, तो इसीलिए मैं सिर्फ राज्यसभा की चर्चा करूंगा। और दूसरे टाइप की इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता है आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो इंडिया का प्रेसिडेंट चुना जाता है, और दूसरा है राज्यसभा के इलेक्शन। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन का मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे आने वाले समय में पॉलिटी के बारे में, मैं आपको पूरा पॉलिटी कवर करके दूंगा, और आने वाले समय में जो भी पॉलिटी में जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सब कवर करूंगा, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन, लोकसभा, और जो भी आपके बारे में, मतलब पॉलिटी में जो आता है उस सबके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल हम राज्यसभा इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा ये कभी डिसॉल्व नहीं होती का अर्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये कभी भंग नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं कि कभी सरकार गिर जाती है बीच में, उनके पास पर्याप्त वोट नहीं होते तो सरकार गिर जाती है, फिर से इलेक्शन होता है, या हर 5 साल में इलेक्शन होना ही है, ये 100% तय है। लेकिन राज्यसभा का ऐसा प्रोविजन नहीं है। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, वो रिटायर होते हैं। अब आपके मन में वही सवाल आएगा कि जब शुरुआत में राज्यसभा का गठन हुआ था तो 245 मेंबर्स है, आप मानिए 245 मेंबर्स हैं। अब अगर आप इसका 1/3 करेंगे, ठीक है, तो आप कीजिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, रफली आप 81 मेंबर्स पकड़िए। तो अब
जब फर्स्ट बार हुआ था, अभी तो आपको पता है कि हर 2-2 साल में रिटायर, लेकिन जब पहली बार राज्यसभा बनी थी कैसे तय हुआ था कि कौन रिटायर होगा कौन नहीं? तो जो 1/3 जैसे राज्यसभा 1952 में बनी, तो सबसे पहले ये हुआ कि जो 81 मेंबर है, 1/3 मेंबर है, ये हर 2 साल में रिटायर होंगे। तो 2 साल में जो 82 मेंबर्स थे राज्यसभा के उस समय के, वो रिटायर हो गए। उनको ये बोला गया कि बाद में, क्योंकि मैंने आपको बोला राज्यसभा का टर्म जो था वो 6 ईयर्स का होता है, तो इनको कहा गया कि आप 2 साल में इनको रिटायर कर दिया गया 82 मेंबर्स को, और इनको बताया गया कि आप बाद में और 4 साल के लिए इलेक्ट होंगे, मतलब उनको एक और मौका मिलेगा, क्योंकि उनके 6 साल तो कंप्लीट करना था। जो फिर बाद में और 2 साल बाद जिनको 4 साल हो गए, जो 4 साल हो जाएंगे ना जिनको, फिर से 1/3 मेंबर को, जितने भी बचेंगे बचे हुए, उनको कहा गया कि आप भी रिटायर हो जाइए, और 4 साल 2 साल बाद आपको और 2 साल के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि ये 2 साल बाद रिटायर होता, 4 साल बच गए इनके, ये लोग रिटायर हो गए। उसके बाद ये जो 2 साल बाद, मतलब 4 साल बाद इन्होंने 4 साल का टर्म कंप्लीट कर लिया, तो इनको और 2 साल बचते हैं, तो इनको बोला गया कि और 2 साल के लिए इनको आपको फिर से रिएक्ट करेंगे। और जो ऑलरेडी 6 ईयर्स कंप्लीट कर लिए जिन्होंने पूरे 6 साल के लिए, वो फिर लास्ट में रिटायर हुए। ऐसे करके उसके बाद कंटिन्यू ये चलते गया, हर 2-2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, और आज भी ऐसा ही होता है। अब देखते हैं हम लोग इसके पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो ये जानिए, एक आपको मैं चीज बता, जिस तरीके से हमारे इलेक्शंस होते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, उसमें रिजर्वेशन होता है। जैसे SC ST के लिए सीट रिजर्व होती है, ठीक है, लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्व होती है, और विधानसभा में भी SC ST के लिए रिजर्व होती है। लेकिन जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे, तो उसमें OBC के लिए भी सीटें रिजर्व होती है। लेकिन राज्यसभा में किसी भी तरीके की सीटें रिजर्व नहीं होती है। इस चीज को आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अब राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है, वो होता है, उसे कहते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मेरे स्पेलिंग पे ध्यान में दीजिए, रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सब क्या है मैं आपको ये डिटेल में एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले राज्यसभा के इलेक्शन में वोट कौन करता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग लोकसभा के इलेक्शन में जो जनता होती है, जो वोटर होते हैं, वो डायरेक्टली आपको जाके, आपने देखा होगा मतदान केंद्र पे जाते हैं, वहां जाकर उनके पास एक EVM मशीन होती है, उसमें सब कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, और वहां पे जिनके अपने पसंद के कैंडिडेट के सामने वो बटन दबा के आते हैं। लेकिन राज्यसभा में आप पब्लिक कोई भी डायरेक्ट वोट नहीं करती, वोटर को डायरेक्ट कोई पावर नहीं है वोट करने की। वोट तो कैसे होता है वो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनते हैं? स्टेट के MLA, स्टेट के MLA मतलब विधायक। हर स्टेट में, जैसा भी मैं देखूं, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट, महाराष्ट्र है, UP है, MP है, ऐसे करके हर स्टेट, ऐसे हमारे पास अभी 28 स्टेट्स है, आपको सबको पता है 28 स्टेट्स है। तो यहाँ पे सबको एक असेंबली होती है जिसको विधानसभा कहते हैं। तो विधानसभा की हर स्टेट में सीट्स होती है, हर स्टेट में विधानसभा की उनके पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स होती है। तो जैसे सबसे ज्यादा सीट्स है विधानसभा की उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स, 403 सीट्स, यानी 403 सीट्स है UP में। वैसे ही देखा जाएगा महाराष्ट्र में 288 है, MP में 230 है, ऐसे करके हर स्टेट में अपनी अपनी सीट्स है। तो जो हमारे MLA होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले कि आपका उस वहां की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि मैं महाराष्ट्र से लड़ रहा हूं राज्यसभा के इलेक्शन, तो मेरा महाराष्ट्र की के कोई भी, जो महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट के वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए, तो मैं वहां से इलेक्शन लड़ सकता हूं। अब देखते कैसा ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको आज एग्जाम्पल आपको 3 तरीके से दूंगा कि आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में कि राज्यसभा के इलेक्शन बहुत कम होते हैं। अधिकतर बार जितने जो कैंडिडेट होते हैं राज्यसभा के लिए, वो
अनअपोज चुने जाते हैं, मतलब निर्विरोध चुनना कहते हैं, उसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, वो अपने आप जीत जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि निर्विरोध कैसे जीतते हैं, यानी अनअपोज्ड, यानी कोई किसी ने पर्चा ही नहीं भरा, जिसको जीतना है उसने डाला और वही जीत गया, कोई उसके खिलाफ लड़ाई नहीं, तो वो कैसे होता है। और दूसरा एग्जाम्पल लूंगा कि जब अगर दो या दो से ज्यादा लोग फाइट करते हैं तो वहां पे इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको देखा जाता है कि वहां स्टेट में कितने हैं। तो मैं आपको सबसे पहले गुजरात का एग्जांपल लेके बताऊंगा। गुजरात का एग्जांपल मान लीजिए, आज के सिनारियो में, आज 2014 मैंने देखा रिसेंटली कि आज 24 मई है 2020। तो गुजरात में टोटल है 182 असेंबली सीट्स। गुजरात में 182 असेंबली सीट्स है, 182 असेंबली सीट्स है। और आज की डेट में गुजरात में 4 राज्यसभा सीट्स खाली है, 4 राज्यसभा सीट्स खाली है। तो ये कैलकुलेशन ऐसा होता है कि जितने उस स्टेट से जहां से आपको राज्यसभा चुनाव लड़ना है, वहां पे टोटल कितनी सीट्स है वहां के विधानसभा की, वो देखा जाता है। तो जैसे गुजरात का देखा जाएगा तो गुजरात में 182 सीट्स है। और दूसरा ये देखा जाता है कि अभी करंट में हर 2-2 साल में मैंने आपको बताया कि लोग रिटायर होते हैं, तो करंटली अभी वहां पे कितनी सीट वैकेंट है। तो अभी करंट में गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटें वैकेंट है। तो आज की डेट में गुजरात की, जो मैं आज 24 मई 2020 की बात कर रहा हूँ, कि गुजरात में आज अगर इलेक्शन होता है तो 4 राज्यसभा सीट्स खाली है गुजरात में। तो ये 4 राज्यसभा सीट्स के लिए गुजरात में जब इलेक्शन होगा तो वो कैसे प्रोसेस होगा आगे देखते हैं। तो देखते हैं, गुजरात में 182 सीट्स है असेंबली की, ठीक है। तो सिस्टम, संविधान में ये प्रोविजन है कि अगर एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव होता है तो एक एमएलए का पावर जो होता है, एक एमएलए के वोट की कीमत उसको 100 मानते हैं। एक बार फिर से सुनिए, अगर एक से ज्यादा सीट्स पे इलेक्शन होता है राज्यसभा का, तो जो एमएलए का, जो एक एमएलए उसका वोट का पावर 100 होता है। इस चीज को मान के चलिए। तो हम लोग सबसे पहले गणित निकालते हैं कि गुजरात के ही ले लेते हैं, 182 सीट्स है यहां, तो एक एमएलए का वोट का पावर 100 होता है। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आता है आपका 18200, ठीक है। गुजरात में 182 एमएलए मतलब विधायक, जो असेंबली में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, उनको बोलते हैं विधायक। तो 182 एमएलए है, और एक एमएलए की, क्योंकि यहाँ पे 4 सीटों के लिए अगर चुनाव होगा, तो मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा सीट पर अगर चुनाव होता है तो आपका 101 वोट की कीमत होती है। तो ये हो गए इतने वोट्स। अब ये जो 18200 आता है, इसको उस राज्य में जहां पे इलेक्शन हो, जितनी सीट के लिए इलेक्शन है, जैसा भी यहाँ पे कितनी सीट्स के लिए हो रहा है, 4 राज्यसभा सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं उतनी सीट से। जितनी, अगर यहाँ पे 5 के लिए होगा तो आपको 5 से डिवाइड करना, 6 के लिए होगा तो 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ गए 4 प्लस इसमें हमेशा 1 कर देते हैं, 182 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ये 1 हमेशा ऐड किया जाता है, एक ऐड हमेशा किया जाता है, फॉर्मूला है। तो आप इसको फॉर्मूला ऐसा मान लीजिए। डिफरेंट राज्य में सब यही होगा, उस राज्य में जितनी सीट्स होगी बस उसके जगह यहाँ पे चेंज करना। अगर महाराष्ट्र में होगी तो यहाँ पे 288 हो जाएगा, यूपी में हो गई तो ये 403 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में होगा तो 230 हो जाएगा। तो जिस स्टेट में जितनी विधानसभा सीट्स होती है वहां पे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और ये और जितने सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है उसमें प्लस 1 करके उसको डिवाइड कर देते हैं, और उसमें प्लस 1 ऐड किया जाता है। यह है प्रोसेस। तो अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे 18200 डिवाइड बाय 5, तो रफली आप करोगे तो 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 2 बचेगा, 5 3 जा 15, 3 बचा 30, 2, हाँ, तो रफली आ रहा है 36.40, रफली आप मान लीजिए 36.40 आ रहा है, ठीक है। यह 36.40 या 36.40 नहीं, मतलब आप इसको 0 लगा लीजिए, प्लस 1, तो यह आ गया आपका 3641 रफली। और आपको पता है कि ये 3641 और एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी थी, 100। तो आप अगर इसको 100 से डिवाइड कर दोगे
तो ये हो जाएगा 36.41, तो रफली ये हो गया आपका 36.41 मतलब 37 सीट्स। अब ये जो 37 आया है, ये जो 37 आया, एक राज्यसभा एमएलए बनाने के लिए 37 एमएलए होना जरूरी है। अगर आपको अपना एक एमएलए राज्यसभा भेजना है तो उस पार्टी के पास 37 वोट होने चाहिए। सिंपल सा ये गणित है। अगर उस पार्टी को अपना राज्यसभा सीट 4 सीट से मान लीजिए अभी गुजरात में, तो जिस पार्टी के पास 37 सीट होगी, 37 सीट कम से कम एक आदमी को भेजने के लिए चाहिए, वो 37 सीट जिसके पास होगी वो एक आदमी राज्यसभा चले जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि वे +1 क्यों करते हैं, ये जो यहाँ पे +1 करते हैं ये क्यों करते हैं। ये वाला तो +1 इसलिए कहा जाता है कि मेजोरिटी दिखाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 लोगों के बीच में मान लीजिए इलेक्शन हो रहे हैं, किसी भी, मैं नॉर्मल इसमें बता रहा हूँ, लोकसभा के मान लीजिए तो 50, कोई सी भी इसमें बता लीजिए कि 50 लोगों 50% मेजोरिटी कहीं चाहिए होती है, तो अगर 2 लोग हैं तो 50-50 दोनों जीत जाएगा, तो दोनों कौन जीतेगा दोनों में से, इसीलिए हमेशा +1 किया जाता था कि उतना आपका बहुमत रहता है कि जितना आपका हाफ होता है, सीट्स का हाफ है उससे एक ज्यादा। तो एक जो ये वाला एक है सिंगल वाला, ये तो इसलिए कि एक ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 1 ऐड क्यों किया जाता है वो आपका उसका रीजन बता रहा हूँ। क्यों, मान के चलिए गुजरात में जो मैंने आपका इलेक्शन लिए थे 182-0 है ना, इतनी सीट ये है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड ना 4+1 ना करते, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करता हूं, तो इसका आंसर आप जब इसको काटोगे तो ये आएगा 45.50। ठीक है, और ये 45.50 मतलब 45। अब इसमें आप +1 कर देंगे तो आगे आपका आ गया 46। इसका मतलब 46 एमएलए चाहिए आपको राज्यसभा की एक सीट बनाने के लिए। लेकिन अगर हम इसको देखा जाएंगे तो 46 एमएलए है और ये 4 सीट्स खाली है, तो 46 × 4 अगर करोगे तो आपका आएगा 4 6 24, 2 बचेगा, 4 4 16 और 2 184, तो ये आपका आ गया 184। लेकिन सीट्स कितनी है हमारे पास 182, तो इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो चारों के चारों जीत के आ जाएंगे, लेकिन सीट्स तो 182 है, ये तो ज्यादा हो रहा है 184, इसीलिए यहाँ पे +1 किया जाता था कि वो कैलकुलेशन मेंटेन रहे। तो अब आगे हम चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, गुजरात से राज्यसभा सीट्स को भेजने के लिए 37 एमएलए होना जरूरी है। तो सबसे पहला सिनारियो मैं वही लेता हूं कि जब अनअपोज्ड इलेक्शन होते हैं। अब मान के चलिए गुजरात में आज की प्रेजेंट सिचुएशन में हम ऐसा मान के, मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चलते कि हम लोग बीजेपी और कांग्रेस 2 ही सीट पार्टी है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, गुजरात में 2 ही पार्टी है, तो केस 1 की बता रहा, प्रेजेंस उस सिनारियो की तरफ ले जा रहा हूँ मैं आपको जहां पर अनअपोज इलेक्शन होता है, जहां पे कोई नहीं जीतता है, जहां पे बिना इलेक्शन लड़े डायरेक्टली जो कैंडिडेट होता है वो जीत जाता है। तो बीजेपी के पास 109 के करीब सीट्स है, 109 एमएलए है, और कांग्रेस के पास मान लीजिए 73 एमएलए है। ये गुजरात असेंबली जो 182 देखिए आप, 109 बीजेपी और 73 टोटल होता है 182। तो अब क्या होता है कि एक राज्यसभा एमपी बनाने के लिए आपको 37 सीट्स होना जरूरी है। तो इस हिसाब से क्या होगा, बीजेपी के पास 109 एमएलए, तो 37 एक से बनता है, एक 37 सीट से एक एमएलए बन जाता, 37 एमएलए से एक राज्यसभा सीट, तो बीजेपी की एक सीट तो कंफर्म हो गई। ठीक है, और 109 में से और 37 और बच, फिर और 37 एक और ये हो सकता, तो ये 2 सीट्स तो बीजेपी की कंफर्म है, बराबर। लेकिन अगर मैं और 37 कर देती, आंकड़ा बड़ा चले जाता है ना, 109 से ऊपर चले जाता, तो बीजेपी का शॉर्टेज हो जाएगा। तो बीजेपी 2 लोगों को इजीली राज्यसभा भेज सकती है, और कांग्रेस का 73 है, उसमें से 37 कांग्रेस के पास आ गई, कांग्रेस में 37। तो यानी यहां पर ऐसा होगा कि जो 3 सीट्स है वहां पर अनअपोज्ड इलेक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास 109 सीट्स है, 37 2 लोगों को तो वो आराम से भेज सकती है, क्योंकि एक राज्यसभा सीट बनाने के लिए 37 एमएलए की जरूरत है। तो बीजेपी 2 लोगों को, अपने कैंडिडेट को आराम से राज्यसभा भेज देंगे, और कांग्रेस एक को आराम से राज्यसभा भेज देंगे अपने तरीके से 37 लोगों के। तो यानी ये जो 3 सीट्स है, 4 में से 3 सीट तो ऐसे ही आप बिना इलेक्शन लड़े ही कंफर्म हो जाएगी। जो एक सीट होगी उस पर फाइट होगी, जो एक सीट बचेगी उस पर फाइट होगी। और हम वही तरीका देखते हैं कि जो
जहां पर इलेक्शन होते हैं राज्यसभा में, देखिए अधिकतर 99% में क्या होता है, राज्यसभा के इलेक्शन अनअपोज्ड ही होते हैं, क्योंकि सब हर पार्टी को पता होता है कि उसकी सीट्स कितनी होती है और उसके पास कितने सीट्स और कितने लोगों को भेज सकते हैं। अगर उनके पास कम ज्यादा रहा तो वो इधर उधर से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर वो सब मैनेज करने के बाद भी प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे इलेक्शन होना ही है, जहाँ पे 2-3 सीट ऊपर नीचे हो जाते, तो वहां पे इलेक्शन होता है। जैसे पिछले 2-3 साल पहले यूपी में हुआ था। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि अब जो रियल इलेक्शन है, अनअपोज वाला तो मैंने आपको बता दिया ऐसा चुना जाता है, लेकिन अगर इलेक्शन करना ही पड़े तो हम एक सिचुएशन लेंगे और उस सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको चुनाव किया जाता है। दूसरा केस देखते हैं। अब ऐसा सिचुएशन हम लेते हैं कि जहां पर इलेक्शन हो रहा है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 37 सीट है एक राज्यसभा एमएलए बनाने के लिए। अब 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ए, बी और सी। मैं ये सिचुएशन बता रहा हूं कि जहां पर इलेक्शन होना ही है, ठीक है, जहां पे बहुत कांटे की टक्कर है, वहां पर इलेक्शन होते थे, तो उसको कैसा चुना जाता है। रियल प्रोसेस है राज्यसभा का। भले ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन अगर होता है तो वो कैसे होता है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। तो 37 से एक एमएलए बना, एक राज्यसभा एमपी बनाने के लिए। अब हम मान के चले कि, और यहां पर होता है, मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये होता क्या है वो देख लीजिए। अब आपको क्या होता है, यहां पे आपको 3 कैंडिडेट है। मैं अभी कोई पार्टी का कुछ नाम नहीं लूंगा, डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल देते। 3 लोग खड़े इलेक्शन में राज्यसभा के, और मान के चलो सीट एक ही है, एक ही सीट पे जिसके 37 हो जाएंगे वो जीत जाएगा। तो यहां पर होता है आपको प्रेफरेंस में वोटिंग करना पड़ता है, प्रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे हम लोग देते हैं ना बहुत बार कि पहला, अगर जैसे 4 लोग खड़े कि एक को पहला दे दिया, फिर वो नहीं पसंद तो दूसरा कौन सी चॉइस है, वो नहीं पसंद तो तीसरी चॉइस कौन सा रहेगा, वो नहीं पसंद तो चौथी चॉइस कौन सी रहेगा। इस तरीके से आपको चॉइस देना पड़ता है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो उसको सिर्फ एक ही चॉइस देके भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो 2 चॉइस देके भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो तीनों चॉइस दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कोई कैंडिडेट, सबको जब सबने वोटिंग किया, जो जितने वो एमएलए हैं जो वोट करेंगे, ठीक है, इसमें से इसको मैं मान लेता हूं, इसको 25 वोट मिले फर्स्ट प्रेफरेंस के ना, जिसने इसके आगे, इसके ए के आगे में जिसने 1 लिखा। आपको वहां पे एक पेपर होता है इस तरीके का, बैलेट पेपर जिस तरीके से होता है, यहाँ पे कैंडिडेट के नाम होते हैं और आपको उसके सामने में लिखना पड़ता है कि 1, जैसा आपने, मैं वोट डालने जा रहा हूं, मान के चलो मैं एक एमएलए हूं, मैं वोट डालने जा रहा हूं इन 3 कैंडिडेट को। तो मुझे मान लो ए पसंद है, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ए जीते, तो मैं ए के आगे 1 लिख दूंगा। फिर मैं चाहता हूं कि अगर ए नहीं तो क्या करता हूं, अगर मेरा ए चॉइस नहीं है तो मैं दूसरा प्रेफरेंस सी को दे देता हूं, और अगर ये नहीं तो तीसरा प्रेफरेंस इसको दे देता हूं। इस तरीके से सबको इस तरीके से प्रेफरेंस देना पड़ता है। किसको पहली पसंद कौन सी है, दूसरी पसंद कौन सी है, तीसरी पसंद कौन सी है, इस तरीके से सबको वोट देना पड़ता है, ठीक है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं, ये वोटिंग हुई, ए को, जो ए है, इसको पहली प्रेफरेंस वाले, जिसने पहले नंबर पे जिसने चॉइस किया, सबने बोला कि यार हमको पसंद है, ये जीतना चाहिए, तो इसको 25 वोट्स पहली प्रेफरेंस के मिले, ठीक है। बी को पहली प्रेफरेंस के हम मानते हैं कि 6 वोट मिले, ठीक है। बी को पहली प्रेफरेंस के 6 वोट मिले, 31 हो गया, और बचे इसको भी 6 वोट मिले पहली प्रेफरेंस के, 25-6, या हम लोग इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा इजी समझाने के लिए आपको, कि इसको 8 मिले, 8, 25 + 8 कितना हो गया 34, और इसको मिले 3 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के। ए को 25 वोट्स मिले पहले, जिन्होंने ए के आगे में 1 लिखा, ऐसे 25 लोग हैं। जिन्होंने बी के आगे में 1 लिखा, ऐसे 8 लोग हैं, और जिन्होंने सी के आगे में 1 लिखा, ऐसे 3 है। तो और फिर मान के चले सेकंड प्रेफरेंस में जाएंगे, तो ए को ऐसा मान के चलिए कि आप 14 लोगों ने लिखा, ठीक है, इसको 10 लोगों ने लिखा, बी को 2 नंबर दिया जिसके आगे 2 लिखा, और सी को हो गए 24, और ये ऐसे 13 लोग हो गए, ऐसा मान के चलते हैं। तो अब ये सिनारियो देखिए, यही असली प्रोसेस है राज्यसभा का।
कि ये आपका फर्स्ट प्रीफरेंस के वोट हो गए, ये सेकंड प्रीफरेंस के वोट हो गए, लेकिन हमको किसी को भी यहाँ पे बहुमत नहीं मिल रहा है ना, आपको मेजोरिटी 37 वोट सीट चाहिए, 37 तो किसी को भी नहीं मिला, तो इसका तय करना ही है। फिर क्या होता है आगे में, ये होता है कि जो सबसे फर्स्ट प्रीफरेंस के वोट देखा जाते हैं, ये फर्स्ट प्रीफरेंस जिसको मिला, जिनके आगे में 1 लिखा है, उसके वोट देखे जाते हैं, तो उसके वोट में सबसे कम किसको मिले हैं, सबसे कम है यहाँ सी को, ये सी रेस से बाहर हो जाता है। क्या बोला मैंने आपको, जिसको फर्स्ट प्रीफरेंस के सबसे कम वोट मिलते हैं वो रेस से बाहर हो जाता है। अब ये सी यहां से बाहर हो गया, अब ये सी का कोई काम नहीं। अभी फाइट किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ये 25 है, ये 8 है, अभी भी 31 नहीं है। तो अब ये देखा जाता है जो बाहर हो गया कैंडिडेट, जैसा सी बाहर हुआ तो सी के जितने वोट है सेकंड प्रेफरेंस वाले, क्या बोला मैंने आपको, सी के जितने वोट है सेकंड प्रेफरेंस वाले, उनको इनके जो फर्स्ट प्रेफरेंस में वोट मिले, क्या बोला फिर से सुनिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सी को जितने वोट मिले सेकंड प्रेफरेंस वाले, सी को जितने वोट मिले सेकंड प्रेफरेंस वाले, वो वोट एक प्रोपोर्शन में, किस प्रोपोर्शन में, जो ए को और बी को फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले, किस प्रोपोर्शन में, जो ए को और बी को फर्स्ट प्रेफरेंस में मिले, उस प्रोपोर्शन में ये वोट डिवाइड हो जाएंगे। तो अब मैं एग्जांपल मानता हूं कि इनका प्रोपोर्शन है रफली है आपका 3:1 का, 3:1 का प्रोपोर्शन है, ये 8 है, ये 25 है, इसको 24 मान के चलता अंदाज। तो ये जाएगा आपके यहाँ पे आपको जो डेसिमल होता है उसको इग्नोर करते हैं, फ्रैक्शन को, तो रफली इसको 3:1 का रेशियो है। तो ये जो वोट है 13 वोट, ये जो 13 वोट है सेकंड प्रेफरेंस के जो सी को मिले थे, ये इन दोनों को इस रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, इस रेशियो में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो अब ये जो 13 वोट है इसको आप रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 3 + 1 4 से 12, तो ये 3 12 और ये 3 3 9, ये 9 वोट इसको चले जाएंगे, और रफली ये 3 या 4 जो भी है, या 4 वोट इसको पॉइंट डेसिमल का वो वहां पे कैलकुलेशन होता है, तो ये 9 वोट इसको चले गए। तो अब ये जो इसके सेकंड प्रेफरेंस के जो 9 वोट्स थे वो इस रेशियो के, इनके जो फर्स्ट प्रेफरेंस में वोट मिले थे इसके रेशियो में इन दोनों का डिवाइड, तो ये 9 वोट इसको चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अभी 34, 25 + 9 34, और ये हो जाएगा आपका 8 + 4 रफली 12। और इस तरीके से अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इस तरीके से एक सिस्टम आपका कंप्लीट, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, 37 वोट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, इसी तरीके से ये जो हारते जाता है, जिसके कम वोट है तो वो बाहर आता है, और उसके जो वोट्स होते हैं सेकंड प्रेफरेंस के वो इसको ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरीके से ये पूरा राज्यसभा का चुनाव होता है जब तक कि ये 37 कंप्लीट नहीं होता, और ये 100% 37 जो आपका जो आंकड़ा होता है वो कंप्लीट होता ही है। तो इसमें एक चीज ये, और मैं आपको इसमें एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब ये वोटिंग होती है, अधिकतर वोटिंग आपने देखा होगा जब आप लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जब भी जहाँ पर डायरेक्ट वोटिंग होती है वहां पर आपने किसको वोट डाला ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा में जो वोटिंग होती है, जब आप राज्यसभा में वोटिंग करने जाते हैं तो जो आपकी पार्टी होती है वहां का एक रिप्रेजेंटेटिव, उसको आपको बताना पड़ता है आपने किसको वोट डाला, तो वो सीक्रेट बैलेट मतदान नहीं होता। इस चीज को याद रखने, 2003 में ये अमेंड हुआ था कि वो सीक्रेट बैलेट मतदान नहीं होता, वहां पे आपको बताना पड़ता है अपने पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो कि आपने किसको वोट डाला। अगर आप नहीं बताते तो आपका जो वोट है उसको रद्द कर दिया जाता है। और अगर आप ये भी नहीं कि आपने इसको अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बताया तो दूसरे को बता, दूसरों को भी आप अपना वोट नहीं बता सकते, आप सिर्फ अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को अपना वोट बता सकते हैं कि आपने वोट किसको दिया। अगर आपने गलत बताया, लेकिन ये कंडीशन जो निर्दलीय होते हैं, जिनको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, उन पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी कोई पार्टी नहीं होती तो उन पर ये चीज लागू नहीं होती। तो आज जो मैंने आपको समराइज कर दे रहा हूं फटाफट कि राज्यसभा जो है उसमें देखा जाता है कि जितने उस स्टेट से जहां पर राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर कितनी टोटल विधानसभा सीट्स है, और वहां पर कितने स्टेट में यानी वहां पर कितने लोग राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कितनी सीट्स खाली है, और उसके बाद उतनी सीट्स को आप जितनी वैकेंट सीट्स है उसमें एक ऐड करके डिवाइड कर देते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो वो जो आंकड़ा बैठता है उतने लोग आपको एक मेंबर को राज्यसभा भेजने के लिए चाहिए होते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन है, और अधिकतर टाइम सब निर्विरोध चुने जाते हैं
अनअपोज चुने जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि किस पार्टी के पास कितनी सीट्स है। दिक्कत वहां पर आती है जहां पर कि बहुत कांटे की फाइट होती है, जहां पर 4-5 सीट का फर्क है, और जैसे कि 4-5 सीट का फर्क है कि वहां पे कुछ पार्टी कुछ नियर मार्जिन से वो रह जाती है, तो वहां पर जुगाड़ चलता है, जुगाड़ करते हैं, कोई इंडिपेंडेंट से आ लेता है, इधर से लेकिन इंडिपेंडेंट से भी अगर कोई है कि जो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देगा तो सीट क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस देने के बाद भी सेकंड इसमें राउंड में वोटिंग जाती है, तो तब ये जो प्रेफरेंस होते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और जितने ज्यादा ये वोटर्स रहेंगे उतने जितने ज्यादा तो टोटल 245 सीट्स है आज की डेट में, उसमें से 233 यूनियन टेरिटरी और हमारा स्टेट से आती है, और जो 12 लोग हैं उनको राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं। वैसे मैक्सिमम कैपेसिटी 250 की हो सकती है, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था वीडियो में, लेकिन 245 पे इलेक्शन होता है और 12 सीट जो है वो नॉमिनेट करते हैं, लेकिन 233 पे इलेक्शन होता है। और ये हर 2-2 साल में, जो भी मैंने आपको बताया, 1/3 आपको ये चुना जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैंने जो जो बताया आप उस चीज को ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर इसको और डिटेल में समझना है तो मैं फ्यूचर में आपके लिए एक्सेल पे आपको एक पूरा चार्ट बना के बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेफरेंस मिलता है और किस तरीके से वोट ये होते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि किस तरीके से उसकी वोटिंग होती है और कैसे वोट ट्रांसफर होते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियो बनाऊंगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना।